नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग अपने प्रथम प्रश्न पत्र में से ही अभी जो परीक्षा हुई है, जो परीक्षा निरस्त हुई है, रद्द की गई है, उसी से प्रथम प्रश्न पत्र में जो उच्चतर शिक्षा प्रणाली से प्रश्न पूछे गए थे, उन पांचों प्रश्नों को लेकर समझेंगे। उन प्रश्नों को देखेंगे कि हमसे इस बार की परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली से प्रश्नों को देखेंगे। इसी परीक्षा जो अभी हुई है और जो निरस्त हो गई है, दोबारा होगी, अभी अपडेट आ जाएगा उसके संदर्भ में कि वो परीक्षा पुनः कब होगी। चलिए इस बार जो प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न देखते हैं। 20वीं शताब्दी भारत के आरंभिक वर्षों में स्थापित विश्वविद्यालयों का सही अनुक्रम प्राचीनतम से नवीनतम बताइए। यानी कि जो विश्वविद्यालय दिए गए हैं, ये आपको बताना है प्राचीनतम से नवीनतम, यानी कि सबसे पहले इन विकल्पों में से सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, और उसके बाद क्रम से आगे बढ़ते जाइए और सबसे अंत में बताना है कि इन पांचों विकल्पों में से सबसे नवीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। ठीक है, तो हम तो अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करते समय हमें इन सारे विकल्पों के बारे में ठीक सी जानकारी होनी चाहिए। तो एक एक विकल्प के बारे में पहले जानकारी ले लेंगे और फिर बात कर लेंगे इनके सही क्रम की, या जो हम कहें कि सही उत्तर क्या होगा। जैसे पहला है उस्मानिया विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है, हैदराबाद। ठीक है, जो हैदराबाद के निजाम थे मीर उस्मान अली, ये उन्होंने स्थापित किया था, उनके नाम पे था। उन्होंने स्थापित किया था 1918 में। ठीक है, उस्मानिया विश्वविद्यालय, तो हैदराबाद के निजाम के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। इस विश्वविद्यालय के बारे में एक विशेष बात है जो आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। उस समय, तो समय को ध्यान रखें, 1918 का है। इस समय भारत में ब्रिटिश का शासन था, तो भारतीय, ये ऐसा पहला भारतीय विश्वविद्यालय था जिसमें शिक्षा के माध्यम के रूप में उर्दू थी। बात समझे, शिक्षा के माध्यम के रूप में कौन सी भाषा थी? उर्दू थी। अब चूंकि ब्रिटिश का समय है तो अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा, तो ब्रिटिश को भी संतुष्ट रखना था, है ना। तो उसके लिए क्या था कि अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी भी थी इसमें भाषा। ठीक है, लेकिन ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय था उस समय का कि जिसमें शिक्षा के माध्यम के रूप में उर्दू भाषा थी। बात ध्यान रहेगी। तो हैदराबाद के निजाम जो थे मीर उस्मान अली, उन्होंने इसको स्थापित किया था। उनके नाम पर ही इसका उस्मानिया विश्वविद्यालय नाम पड़ा। हैदराबाद में है, कब का है? 1918 का है। दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अब ये अलीगढ़ में है। यदि इसके स्थापना के समय की बात की जाए तो ये 1920 का है। कब का है? 1920 का है। इसके बारे में एक दो बिंदु ध्यान रखिए। इसकी स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। जब उच्चतर शिक्षा प्रणाली की कक्षाएं हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने बात भी की है कक्षाओं में इनके बारे में। ठीक है, मूलतः ये विश्वविद्यालय बाद में बनता है। मूलतः ये क्या था? मूलतः ये मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, और जो 1875 का था, 1875 का था। लेकिन बाद में ये विश्वविद्यालय बनता है 1820 तक आते, सॉरी 1920 तक आते हैं तो ये विश्वविद्यालय बनता है। और इसके लिए भारतीय संसद में 1921 में एक एक्ट लाकर इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। बात ध्यान रहेगी। इसके बारे में भी एक विशेष तथ्य आपको क्या ध्यान रखना है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश राज में, ब्रिटिश के समय में, ये ऐसा पहला उच्च शिक्षण संस्थान था जो किसकी तर्ज पर बनाया गया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर। आप इस समय को देखेंगे, यदि थोड़ी सी जानकारी इतिहास को लेकर है तो ये जो 1920-21 वाला समय है, उस समय आप देखेंगे कि भारत में ये बात निरंतर चल रही थी। सिविल सेवा वाला मामला एक तो चल रहा था कि भाई सिविल सेवा को लेकर की परीक्षाएं होंगी, पहले लंदन में होती थी, फिर भारत में की जाने लगी, ये सारी चीज चल रही थी। उसी समय की ये बात है। तभी 1921 में एक संसद में एक अधिनियम पारित करके, एक एक्ट लाकर इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। बात ध्यान रह जाएगी। तो सर सैयद अहमद खां 1920 आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। इसके आगे अगला है एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय।
एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, इनके बारे में भी हमने पढ़ा है कक्षा में, लेकिन थोड़ा सा इस बार क्या हुआ, प्रश्न जो है थोड़ा सा बदल के पूछा गया है। अब ये एसएनडीटी का नाम, पूरा नाम क्या है, तो इनका श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से, ये जो महाराष्ट्र के बंबई के जो उद्योगपति थे विट्ठल दास ठाकर से, उनकी माताजी का नाम है। ठीक है, उन्होंने अनुदान दिया था 15 लाख रुपए, तो उसके बाद में इस विश्वविद्यालय का नाम ये रख दिया गया था। इसकी कहानी क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। कक्षा में हमने इनके बारे में बात की थी, कक्षा में हमने डीके कर्वे को लेकर जिक्र किया था। ठीक है, कि डीके कर्वे महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, बात हमने की है। अब ये भी कहानी कहां से शुरू होती है, एक काशी के बाबू थे शिव प्रसाद गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त का जापान जाना होता है, वो जापान जाते हैं। वो जब जापान जाते हैं तो वो जापान में एक महिला विश्वविद्यालय को देखते हैं, उससे बड़े प्रभावित होते हैं। उस विश्वविद्यालय से संबंधित एक पुस्तक वो वहां से लेकर आते हैं और उस पुस्तक को 1915 में वो डीके कर्वे को देते हैं, जो धोंदो केशव कर्वे हैं, उन महर्षि को वो पुस्तक देते हैं। 1915 में ही बंबई में कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो हुआ था। उस अधिवेशन में आपको याद होगा कि गांधी जी का भारत आगमन हो गया था, तो उस अधिवेशन में फिर डीके कर्वे ऐसे ही एक विश्वविद्यालय का विचार प्रस्तुत करते हैं कि भारत में भी होना चाहिए। इस विचार से गांधी जी भी सहमत होते हैं कि हाँ, भारत में होना चाहिए। तो उसी विचार के आधार पर 1916 में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, जिसके 5 जो फिर स्नातक होती हैं महिलाएं, वो 1921 में होते हैं। ठीक है, शुरुआती स्तर पर 5 आप कह लीजिए कि उसमें स्टूडेंट थे। ठीक, अब होता क्या है, डीके कर्वे प्रिंसिपल बन जाएंगे इसके, लेकिन पैसा भी तो चाहिए। आपको विश्वविद्यालय चलाना है तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो डीके कर्वे क्या करते हैं, अपने प्रिंसिपल की पोस्ट को छोड़ देते हैं और थोड़ा सा बाहर निकलते हैं कि लोगों से अनुदान मांगा जाए, लोगों से सहायता मांगी जाए। तो उसी सहायता मांगने के क्रम में वो उद्योगपति विट्ठल दास ठाकर से के पास पहुंचते हैं और विट्ठल दास ठाकर से 15 लाख रुपए का अनुदान देते हैं, सहायता राशि देते हैं। उसी सहायता राशि के उसमें क्या हुआ कि फिर इस महिला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से, जो विट्ठल दास ठाकर से की माताजी हैं। बात समझे, तो ये शॉर्ट फॉर्म में दे दिया आपको एसएनडीटी, यानी कि श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से। बात ध्यान रह जाएगी, इतना बिंदु स्पष्ट रहेगा कि इसकी, जब ये तो बात हमने की है 1916 में, और हमने बात की थी महिला विश्वविद्यालय को लेकर। ठीक है, कि 1916 में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित होता है और डीके कर्वे के नाम को लेकर हमने बात की थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रश्न में क्या हुआ, बदलाव हुआ, जैसा हम आगे नागपुर विश्वविद्यालय के संदर्भ में भी समझेंगे। बात समझ आ गई यहां तक की, तो क्या 1916 ध्यान रहेगी बात। चलिए अगला देखिए, नागपुर विश्वविद्यालय। अब यहां इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय नाम दे दिया, वरना इसका भी जो मतलब प्रचलित नाम है, जब आप देखेंगे महाराष्ट्र में तो कोई मित्र होगा, कोई साथी होगा, या आपने सुना होगा, वहां जब बात होती है तो इस विश्वविद्यालय को RTMNU के नाम से जाना जाता है। जो सामान्य हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं अपने कॉलेज को, अपने यूनिवर्सिटी को, जैसे मान लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, वो क्या कहते हैं, DU कह देते हैं, JNU कह देते हैं, है ना, CCSU कह देते हैं, BHU कह देते हैं। तो ठीक ऐसे इसको RTMNU के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका पूरा नाम है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। तो ऐसा हो सकता था कि वो आपको RTMNU दे देता, RTMNU। अब इसका नाम किसके है, तो एक महाराष्ट्र के संत थे तुकडोजी महाराज, जिनको 1955 में जो हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो उनको राष्ट्र संत कहकर पुकारते हैं। आप कह लीजिए राष्ट्र संत का खिताब देते हैं। बात ध्यान रहेगी, ये कब का है, ये 1923 का है, 1923। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का। अब अंतिम, पटना विश्वविद्यालय। तो पटना विश्वविद्यालय तो बहुत
मतलब ये बिहार का सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और इन सभी में ये सबसे प्राचीन भी है। ये कब का है? 1917 का है। कब का है? 1917 का है। बात ध्यान रहेगी। तो यहाँ क्या किया उसने कि महिला विश्वविद्यालय के स्थान पर क्या पूरा नाम दे दिया? बदला हुआ जो नाम है SNDT। यहाँ वो आपसे RTMNU करके भी दे सकता था। बात ध्यान रहेगी। अब हमसे पूछा है कि प्राचीनतम से नवीनतम बताना है, तो इन सभी में यदि हम प्राचीनतम देखें तो कौन सा मिल जाएगा हमें? SNDT महिला विश्वविद्यालय, यानी कि पहले 3 आएगा। 3 किस किस में है? केवल एक विकल्प में है। वैसे तो हम सही विकल्प पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें जब हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करने का सही तरीका यही होता है कि हमें सीखना है प्रश्नों से। हमें उस प्रश्न से सीखने को क्या मिला। तो हम इन पांचों विश्वविद्यालय के बारे में जो सामान्य सी जानकारी है वो हमें हो गई। एक क्रम हमें समझ में आ गया कि हाँ, पहले सबसे पहले क्या होगा? महिला विश्वविद्यालय 1916 का, फिर पटना विश्वविद्यालय 1917 का, फिर हम आए उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद 1918 का, फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 और सबसे अंत में नागपुर विश्वविद्यालय 1923। बात समझ आ गई? तो सही विकल्प क्या होगा? बी, 3 4 3 5 1 2 4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सकल पंजीकरण अनुपात अर्ह जनसंख्या के किस आयु वर्ग के प्रतिशत के रूप में उच्चतर शिक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या का मापन है? ये किसके संदर्भ में बात कर रहा है? उच्चतर शिक्षा को लेकर। ठीक है, जब हम ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो ये तो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा सबके स्तर पे बात आती है। हमारी ये परीक्षा उच्चतर शिक्षा को लेकर है। आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो आप शोधार्थी बनते हैं या सहायक प्राध्यापक बनना चुनते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं आप उच्चतर शिक्षा में ही जाकर अपनी सेवाएं देंगे, उसी से जुड़े रहेंगे। उसी से संबंधित ये प्रश्न भी है। जब हमने कक्षा में बात की थी तो मैंने यही कहा था, जैसे हम जब शिक्षण अभिव्यक्ति पढ़ रहे थे तो उस समय भी मैंने ऐसे ही बात की थी आपसे कि हमें थोड़ा सा बाल्यावस्था की विशेषताएं जाननी होती हैं, उसके अनुसार शिक्षण का स्वरूप जानना होता है। ऐसे ही किशोरावस्था की विशेषताएं और उसके शिक्षण का स्वरूप। लेकिन प्रश्न हमारा जो पूछा जाता है उसकी अधिक संभावना है किशोरावस्था वाला, क्योंकि हमारा विद्यार्थी वर्ग वही है। बात समझे? लेकिन बेहतर समझ शिक्षण को लेकर बनाने के लिए हम शैशवावस्था के बारे में बात करते हैं, बाल्यावस्था को लेकर भी और किशोरावस्था को लेकर भी। ठीक ऐसी ही बातें हमने यहाँ की थी। यदि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की बात आएगी तो आपसे उच्चतर शिक्षा को लेकर पूछा जाएगा। बात समझे? तो आपको वो आयु वर्ग ध्यान आ जाएगा कि वो आयु वर्ग कौन सा है? 18 वर्ष से 23 वर्ष वाला। तो इसका सही विकल्प क्या है? सी, 18 से 23 वर्ष। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ये रखिए कि जो औसत भारत का कितना है GER हायर एजुकेशन की यदि बात की जाएगी और वैश्विक स्तर पर कितना है। इसी वर्ष जनवरी में 2024 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें तमिलनाडु राज्य की बात हुई थी कि भारत में तमिलनाडु सबसे आगे है यदि GER की बात की जाएगी हायर एजुकेशन में। ठीक है, भारत का औसत कितना है? 28.4% है। 28.4% है। वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे तो ये 30 है, 30 से ऊपर भी जाता है। बात समझे? भारत में यदि राज्यों की बात की जाएगी तो भारत में टॉप पर कौन है? तमिलनाडु है। राज्यों में बात कर रहा हूं। जब आप यूटीज में देखेंगे तो आपको वहां पे चंडीगढ़ दिखाई दे जाएगा। बात ध्यान रहेगी। तो राज्यों में यदि बात आएगी तो सभी राज्यों में तमिलनाडु टॉप पर है। बात समझ आ गई? लेकिन आपसे तो केवल ये आयु वर्ग को लेकर पूछ रहा था, तो सही विकल्प क्या होगा? सी, 18 वर्ष से 23 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में महाविद्यालय दिए गए हैं और दूसरी सूची में उनके संस्थापक दिए गए हैं। पहला है पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग। इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं जैसे हमने पहले प्रश्न में किया कि एक एक विकल्प पे विस्तार से समझ लेते हैं चीजें जितनी हमारी परीक्षा के लिए आवश्यक है। जैसे पहले बात की जाए पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग के बारे में। पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ठीक है, उनके समय की ये बात है और इसका समय है
1821 1821 का वो समय है। ठीक है, इसके भी नाम को लेकर बड़ी चर्चा है। मतलब जब आप यदि इसके बारे में सर्च करने जाएंगे तो आपको इसके दो नाम और दिखाई देंगे। एक नाम आपको जो बहुत आसानी से दिखाई देगा वो है पूना संस्कृत कॉलेज। इसका एक नाम क्या दिखाई देगा आपको? पूना संस्कृत कॉलेज, जो शुरुआती स्तर पर नाम था। ठीक है, बाद में अब ये समय वही है। बाद में क्या हुआ, जब अंग्रेजी को लेकर चीजें हुई तो इसमें एक अंग्रेजी स्कूल को इसके साथ पहले जोड़ा गया, बाद में अंग्रेजी स्कूल का इसमें विलय कर दिया गया था। और ये बात है 1851 की। बात समझे? 1851 आते आते एक अंग्रेजी स्कूल का इस पूना संस्कृत कॉलेज में विलय कर दिया जाता है और इसका नाम होता है कि फिर पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग। ठीक है, बाद में और चीजें आगे बढ़ती हैं। जब इसके कैंपस का विस्तार होता है और कैंपस का विस्तार होता है तो 1868 में पूरे डेक्कन वाले स्टूडेंट को कैटर करने के लिए भी, और इसका कैंपस नया बन रहा था, उसका विस्तार हो रहा था, उसके लिए भी इसका नाम क्या हो जाता है? डेक्कन कॉलेज। तो इसको डेक्कन कॉलेज भी कहा जाता था। अब आपसे पूछा क्या, लेकिन आपको दिया पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग। ठीक है, तो उस समय जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के आप कहिए एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो कौन थे? एल्फिंस्टन, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। बात ध्यान रहेगी, ये एलजी थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के। बात समझे? तो एक तो आपको इसका नाम पूना संस्कृत कॉलेज मिल सकता है, एक आपको इसका नाम डेक्कन कॉलेज भी मिलेगा। डेक्कन कॉलेज। ठीक है, बात ध्यान रहेगी, शुरुआती स्तर पर पूना संस्कृत कॉलेज नाम था। फिर जब इसमें एक अंग्रेजी स्कूल का विलय कर दिया जाता है तो इसको पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग के नाम से भी जाना गया। बाद में जब इसके कैंपस का विस्तार हुआ तो इसको डेक्कन कॉलेज भी कहा जाने लगा। बात समझ आ गई? अगला, हिंदू कॉलेज कोलकाता या प्रेसिडेंसी कॉलेज, इसके नाम को लेकर भी चीजें हैं। इसके नाम को लेकर भी आपको ध्यान रखने हैं। जब इसकी स्थापना हुई, इसके संस्थापकों में 5-6 व्यक्ति हैं, लेकिन दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखने हैं इसके स्थापना करने वालों में। इसकी कक्षा में हमने बात की थी तो ये 1817 का है। एक तो ये ध्यान रहेगा आपको, राजा राम मोहन राय का नाम ध्यान रह जाएगा, और साथ में आप एक नाम ध्यान रखेंगे इसमें, डेविड हेयर का। डेविड हेयर का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भी 4-5 लोग इसमें और थे, कुल 6-7 लोग थे संस्थापकों में, लेकिन दो नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, राजा राम मोहन राय का और डेविड हेयर का। ठीक है, शुरुआत में जब इस कॉलेज की स्थापना होती है 1817 में, तब इसका नाम था हिंदू कॉलेज। 1817 में इसका नाम क्या है? हिंदू कॉलेज है। बाद में 1855 में इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया, और अभी तो ये बहुत चर्चित है प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से। अभी ये प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से चर्चित है। 2010 से क्या हुआ? प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय। बात ध्यान रहेगी इतनी। इसमें भी वही चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई एक हमको विलय कर दिया गया तो चीजें बदल गई। बात ध्यान रहेगी इतनी। चलिए, तो ये हिंदू कॉलेज कोलकाता या प्रेसिडेंसी कॉलेज कहिए, या आपको प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय भी ये लिख कर दे दे तो ठीक। एक समय आप ध्यान रखेंगे 1817 का, दूसरा समय आपको ध्यान रखना है 1855 का। क्या नहीं, 1855। 1851 किसके संदर्भ में? जो हमने बात की, पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग। 1851 में इसमें एक अंग्रेजी स्कूल का विलय कर दिया जाता है। बात स्पष्ट हो गई यहाँ तक कि ये ध्यान रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 3, राजा राम मोहन राय। एक नाम इसमें आप और लिख लीजिएगा, डेविड हेयर का नाम आपको ध्यान रखना है। बात समझे? चलिए, अगला बिशप कॉलेज शिवपुर। बिशप कॉलेज, पहले बिशप को जान लीजिए, बिशप कौन होता है? बिशप आप कह लीजिए एक पद है, मतलब जिसको पादरी नियुक्त करते हैं, और ये कुछ प्रशासनिक कार्यों में भी इनकी भागीदारी होती है। हम सरल ये कह सकते हैं कि पादरी का नियुक्त एक सदस्य होता है, पादरी द्वारा नियुक्त एक सदस्य होता है जो बिशप कहलाता है। ठीक है, अब इस समय ये 1820 के समय की बात है।
1820। और इसमें हैमिल्टन का नाम हमको मिडल्टन का नाम हमको ध्यान रखना होगा। ये थे थॉमस फेनेशॉ मिडल्टन, जो इसके संस्थापकों में थे। ठीक है। और जो ये मिडल्टन है, मिडल्टन उस कलकत्ता का जो एंग्लिकन सूबा है, या आप कहिए जो इंग्लैंड का सूबा है, ठीक है, उसके पहले बिशप थे। यानी कि पहले वो व्यक्ति थे जिनको पादरी के द्वारा नियुक्त किया गया था, जिनको पादरी के द्वारा नियुक्त किया गया था। बात ध्यान रहेगी। तो इसमें हम क्या कह देंगे, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इंग्लैंड का चर्च। हालांकि नाम भी दिया जा सकता था आपको, थॉमस फेनेशा मिडल्टन का नाम दिया जा सकता था। ठीक है। चलिए, अब एक अंतिम बचता है, स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज कोलकाता, अलेक्जेंडर डफ। इसके बारे में थोड़ा सा, एक तो समय को लेकर ध्यान रख लीजिए, ये 1830 का है, 1830। और ये जो व्यक्ति हैं अलेक्जेंडर डफ की जब बात आएगी तो ये एक स्कॉटिश मिशनरी थे। इन्होंने भारत में ईसाई शिक्षा का प्रचार किया था। एक स्कॉटिश चर्च कॉलेज बनाया गया था, जो ये है ना स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज, तो एक स्कॉटिश चर्च कॉलेज ही था। और इन्हें एक और चीज के लिए याद किया जाता है कि इन्होंने भारत में जब अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने की बात है, अभी मैकाले तो आएंगे 1835 में, ये समय कौन सा है 1830 का, उससे भी पहले, आप समझे, मैकॉले से भी पहले, जब मैकॉले का स्मरण पत्र आता है 35 में, उससे भी पहले ये अंग्रेजी को, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, अलेक्जेंडर डफ की। बात ध्यान रहेगी। तो इसका क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर डफ। तो हम इसमें विकल्प अब मिला लेंगे कि ए का होगा 2, ए का 2 केवल एक में है, ये कक्षा में भी अभ्यास करते समय हमने सीखा है। बी का 3 है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर का नाम ध्यान रखेंगे। जब हम आए बिशप कॉलेज शिवपुर पर, तो इंग्लैंड का चर्च है, और स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज, तो डी का हो जाएगा 1। ठीक है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी, 2 3 4 1। बात ध्यान रहेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैकॉले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, है ना, आपसे पूछा है कौन से सही हैं। मैंने अभ्यास करते समय भी हमने ये बात की थी कक्षा में कि यहाँ आपको ध्यान देना होता है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कौन से सही नहीं है, या कौन से सत्य नहीं है, कई बार ऐसे देता है कौन से असत्य नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना होता है। मैकॉले के संदर्भ में है, पहला कथन है, उसने प्रशासकीय भाषा के रूप में फारसी को अंग्रेजी से प्रतिस्थापित करने में सफलता पाई। फारसी को नहीं, यहां हाँ ये बात जरूर है कि मैकॉले ने अंग्रेजी को अरबी और संस्कृत से बेहतर बताया था, बेहतर माना था। ठीक है, लेकिन फारसी से अंग्रेजी को प्रतिस्थापित करने, फारसी को अंग्रेजी से प्रतिस्थापित करने में सफलता पाई, ये उसके संदर्भ में सत्य नहीं है। ठीक है। दूसरा, उसने शिक्षकों के रूप में अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया, ट्रेनिंग को प्रोत्साहित किया। उसका तो क्लियर मानना था ना भाई कि अंग्रेजी को बढ़ाना है। वो तो भारतीय जितने भी ग्रंथ थे उनसे बेहतर यूरोप की एक अलमारी को बताता था। कक्षा में हमने बात की थी इसको लेकर। तो ये बात क्या हो जाएगी, ये सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, वह उपयोगितावादी विचारों से प्रभावित था, यानी कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख वाली बात है, ये बात भी ठीक है। एक यहीं पे हमने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की थी कक्षा में पढ़ते समय। हमने क्या बात की थी कि वो क्या मानते थे कि हम एक वर्ग को, मध्यम वर्ग को शिक्षित करेंगे और शिक्षा वहां से छन छन कर नीचे के वर्गों तक पहुंचेगी, बाकी लोगों तक पहुंचेगी। मूल उद्देश्य यही था कि अपनी जरूरत के जितने कामगार चाहिए, जितनी शिक्षा उनको देनी है, अब चूंकि हम अंग्रेजी जानते हैं तो हमें अंग्रेजी को ही आगे लाना होगा। ये बातें हमने कक्षा में की हैं, तो ये बात भी ठीक हो जाएगी। चौथा, उसने उपयोगी अधिगम को प्रोत्साहित किया। नहीं, उपयोगी अधिगम को प्रोत्साहित करने से तो कोई मतलब ही नहीं था, अपने काम भर की चीजों से मतलब था। ये बात हमने कक्षा में इसको लेकर विस्तार से बात की है। यानी कि हमारा दूसरा भी सही हो जाएगा और हमारा तीसरा सही होगा। सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी। बात समझ आई होगी। अगला और अंतिम प्रश्न है, गणित से संबंधित समस्याओं पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। किससे, गणित से।
पहला है न्याय सूत्र। अब न्याय सूत्र तो दर्शन वाला हो गया, ध्यान रहेगा आपको, न्याय सूत्र दर्शन वाला हो गया। और इसमें कौन आ जाएंगे? अक्षपाद, गौतम। ठीक है। यदि मीमांसा सूत्र की बात की जाए तो मीमांसा सूत्र भी किससे संबंधित हो जाएगा? जैमिनी और दर्शन वाली बात आ जाएगी यहां भी, जैमिनी। ठीक। यदि बात की जाए लीलावती की तो हाँ, लीलावती के संदर्भ में कहेंगे तो कौन थे? भास्कर द्वितीय। और ये एक तो गणित और साथ साथ में आप कहेंगे खगोल शास्त्र, इसका प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? गणित को लेकर पूछा है तो लीलावती, बी विकल्प सही है। जो चौथा विकल्प है प्रमाण वृत्तिका, प्रमाण वृत्तिका, प्रमाण वृत्तिका एक तो धर्म कीर्ति द्वारा लिखा गया था, ये धर्म कीर्ति, और ये एक बौद्ध पाठ है। ये क्या है? एक बौद्ध पाठ है। यदि आप इसे भारत के संदर्भ में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि ये भारतीय ज्ञान मीमांसा का ही एक रूप है, भारतीय ज्ञान मीमांसा का एक रूप है, एक न्याय शास्त्रीय ग्रंथ है। बात समझे? हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? गणित को लेकर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी लीलावती। किसका है? भास्कर द्वितीय का है। ये गणित और खगोल शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है। बात समझे होंगे? तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आए होंगे। हर प्रश्न से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। आज हमने उच्चतर शिक्षा प्रणाली के प्रश्नों की बात की है, इसी क्रम में हम आगे भी बात करेंगे। परीक्षा जरूर ये निरस्त हो गई है, परीक्षा दोबारा होगी, आगे की सूचना जल्दी आ जाएगी आप लोगों के पास में। लेकिन हम अभ्यास करने के क्रम में तो इन प्रश्नों को शामिल कर ही सकते हैं अपने अभ्यास में। हर अभ्यास हमें कुछ बेहतर ही बनाएगा, ये हमारा आकलन है, असेसमेंट है, ये ताकि हम अपने अधिगम में सुधार कर लें, जो सुधार के क्षेत्र हैं, जहाँ सुधार की गुंजाइश है वहाँ सुधार कर लें और हमारा अंतिम रूप से मूल्यांकन बेहतर हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले कुछ प्रश्नों के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।